हेलो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश हो, मस्त हो, फिट एंड फाइन हो, आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और जो PYQ सीरीज़ अपनी चल रही है, सॉल्यूशन सीरीज जो चल रही है, उसमें अपन आ गए आज 23 सितंबर 2024 थर्ड शिफ्ट पे आ चुके हैं। तो इंग्लिश वाले जो क्वेश्चंस है, जो अपना पार्ट है, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। और अपना पेन कॉपी लीजिए, नोट्स बनाइए और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 पे लेके चलता हूँ। फर्स्ट ही क्वेश्चन अपना देखो भाई, क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन ही अपना दे रखा है इसने। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट करने के लिए द अंडरलाइन सेगमेंट। कोई अंडरलाइन किया हुआ सेगमेंट है बेटा, कोई अंडरलाइन किया हुआ सेगमेंट है और हमें उसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना। तो भाई इसने क्या दे रखा है, इसने क्या दे रखा है भाई, द सिनिकल भी बोल सकते हैं इसको, साइनिकल भी बोल सकते हैं। द सिनिकल इन्वेस्टर्स बिलीव्ड इन एवरी वर्ड द एनालिस्ट्स सेड। एनालिस्ट्स कौन होते हैं, विश्लेषण करने वाले। और इन्वेस्टर्स तो आपको जान पता ही है, सिनिकल आदमी वो होता है जिसको हर चीज में दोष ही दिखाई देता है, जिसको उसके लिए कितना ही अच्छा काम कर दो लेकिन उसको ये लगेगा कुछ ना कुछ लोचा ही है, गड़बड़ है, बीमारी है, बेईमानी है, ठीक है ना। तो सिनिकल का उल्टा क्या हो जाएगा अभी सिनिकल का, अच्छा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन मतलब सिनोनिम ही बताना है। तो डिस्ट्रस्टफुल, जो किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, भरोसा नहीं करता, ठीक है ना। अच्छा, सिनिकल का मतलब होता है पेसिमिस्टिक आदमी। इसका मतलब होता है पेसिमिस्टिक आदमी, जिसको हर चीज में नकारात्मकता ही दिखाई देगी, पेसिमिस्टिक आदमी, ठीक है। ठीक है, आयरनिकल, ठीक है। सटायरिकल जिसको बोल सकते हैं, स्टायरिकल जिसको अपन बोल सकते हैं स्टायरिकल। इन सभी का मतलब होता है सिनिकल आदमी, दोष देखने वाला आदमी। परसुएसिव आदमी कौन होता है, परसुएसिव चीजें कैसी होती है, जो आपको कोई काम करने के लिए परसुएड कर ले, मना ले। आप कोई काम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, लेकिन वो आपको राजी कर लेगा उस काम के लिए, उसको बोलते हैं फोर्सफुल। एक तरह से वो आपको क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है, ठीक है ना। कोजेंट, उसको आप क्या बोल सकते हो, कोजेंट बोल सकते हो, फोर्सफुल बोल सकते हो, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं बेटा परसुएसिव, ठीक है ना, जो आपको किसी काम को करने के लिए राजी कर लेता है। अच्छा, इसको बोल सकते हैं भाई अपने क्रेडिबल को क्या बोल सकते हैं अभी, क्रेडिबल जिस पे विश्वास किया जा सकता है। क्रेडिबल चीजें कौन सी होती है, जिस पे अपन विश्वास कर सकते हैं। तो विश्वसनीय चीजें कैसी होती है, ट्रस्टफुल, बिलीवेबल, ठीक है। जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, ट्रस्टवर्दी, जिसको अपन बोल सकते हैं ट्रस्टवर्दी, विश्वास के लायक है तो अपन उसको ट्रस्टवर्दी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्रेडुलस कौन होता है, जो आसानी से किसी चीज पे विश्वास कर ले, जो जल्दी से किसी चीज पे विश्वास कर ले, ठीक है ना। तो उसको बोल सकते हैं अपने ट्रस्टफुल, इसको ट्रस्टफुल बोल सकते हैं। इसको नायु बोल सकते हैं, भोला भाला, नायु बोल सकते हैं। इसको ग्लीबल बोल सकते हैं, ग्लीबल का मतलब भी क्या होता है, भोला भाला, जो जल्दी से बात में आ जाए। इमेच्योर बोल सकते हैं, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, इमेच्योर बोल सकते हैं। इनोसेंट बोल सकते हैं, क्योंकि इनोसेंट है तभी तो वो जल्दी से भरोसा कर रहा है ना किसी की बात पे, उसको आप इनोसेंट भी कह सकते हो, ठीक है। तो हमारा आंसर तो हमें पता लग ही गया भाई। सिनिकल का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रस्टफुल, जो हर चीज में विश्वास, किसी भी बात में जो विश्वास करता ही नहीं, उसको लगता है कुछ गलत ही है, ठीक है ना। तो बच्चा चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। बेटा हमें एंटोनिम बताना है अंडरलाइन किए हुए शब्द का। तो इसने क्या बता रखा है, रेलिवेंट। रेलिवेंट चीजें कैसी होती है, सही होती है। आप किसी टॉपिक पर बात कर रहे हो और मैंने भी उसी टॉपिक से मिलती जुलती बात, उसी टॉपिक से संबंधित आपसे कोई बात करी, तो मेरी और आपकी बात आपस में रेलिवेंट है, मेरी बात आपकी बात से रेलिवेंट है, ठीक है ना। और अगर आप कोई और टॉपिक पर बात कर रहे हो और मैं कोई और ही टॉपिक पर बात शुरू कर दूं, तो मेरी बात आपसे इररेलेवेंट हो जाएगी। अच्छा, रेलिवेंट को पर्टिनेंट भी बोल सकते हैं, रेलिवेंट को अपन बोल सकते हैं पर्टिनेंट, इसको बोल सकते हैं पर्टिनेंट। अगर इररेलेवेंट है तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इम्पर्टिनेंट भी बोल सकता हूँ, उसको मैं इम्पर्टिनेंट भी बोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसने पूछा इसका उल्टा, तो उल्टा क्या हो जाएगा अभी, इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि रेलिवेंट का मतलब तो सही होता है, पर्टिनेंट होता है, सही होता है, जिसको अपन अप्रोप्रिएट भी बोल सकते हैं, अप्रोप्रिएट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, अप्रोप्रिएट भी बोल सकते हैं, है ना। राइट जिसको बोल सकते हैं, जो किसी मौके के लिए एकदम सही है। अच्छा, और इनअप्रोप्रिएट है तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा भाई, ठीक है। अच्छा, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, इनअप्रोप्रिएट बन जाएगा। सूटेबल कौन होता है भाई, सूटेबल, जो चीज किसी मौके पर किसी कार्य के लिए एकदम फिट हो, उसको सूटेबल बोलते हैं, उसको बोल सकते हैं फिट, ठीक है। अप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट जिसको अपन बोल सकते हैं एप्रोप्रिएट। कट आउट जिसको अपन क्या बोल सकते हैं,
कट आउट भी बोल सकते हैं। अच्छा, कॉन्क्लूसिव चीज़ें कैसी होती है भाई, जो ये डिसाइड कर दे कि हाँ ये चीज़ एकदम फिट एंड फाइन है, एकदम सही है, ठीक है ना। समथिंग, कोई चीज़, या शोइंग, जो शो करता है, शोइंग समथिंग ट्रू, ठीक है। और डिसाइसिव, डिसाइसिव, ठीक है ना। कॉन्क्लूसिव चीजें कैसी होती है, जो कंक्लूजन पर लाके छोड़ देती है कि हाँ भाई चीजें एकदम सही है, तो उसको बोलते हैं कॉन्क्लूसिव। जिसको बोल सकते हैं डिसाइसिव बोल सकते हैं अपने, जिसको क्या बोल सकते हैं, डिसाइसिव, डिसाइसिव जिसको अपन बिल्कुल बोल सकते हैं। अल्टीमेट, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, अल्टीमेट भी बोल सकते हैं, डिसाइसिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद में हो गया इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी चीज कौन सी होती है, बिगिनिंग, जहां से अपन किसी चीज की शुरुआत कर सकते हैं, बिगिनिंग, बिगिनिंग जिसको अपन बोल सकते हैं बेसिक, जिसको अपन बोल सकते हैं फंडामेंटल, जिसको अपन बोल सकते हैं फंडामेंटल, जिसको अपन बोल सकते हैं एलिमेंट्री, जिसको अपन बोल सकते हैं एलिमेंट्री, जिसको अपन बोल सकते हैं रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री, जिसको अपन बोल सकते हैं एलिमेंट्री, एलिमेंट्री तो आ गया, रूडिमेंट्री, प्रीलिमिनरी, जिसको अपन बोल सकते हैं प्रीलिमिनरी, जिसको अपन प्रीलिमिनरी भी बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे होते हैं इंट्रोडक्टरी, यानी शुरुआत, इनिशियल भी कह सकते हैं जिसको, इनिशियल, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को दे रखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बेटा यहाँ पर फिर से हमें एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द बताना है, किसका, दिए हुए शब्द का। तो शब्द क्या दे रखा है, लिथार्जिक। लिथार्जिक कैसा होता है, आलसी, सुस्त, स्लगिश, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्लगिश, ठीक है ना। इसको अपन बोल सकते हैं लैंग्वेज, लैंग्वेज, लैंग्वेज। इसको बोल सकते हैं लैक्डेजिकल, इसको बोल सकते हैं अपने लैक्डेजिकल, लैक्डेजिकल। इसको अपने बोल सकते हैं लैंगुरस, क्या बोल सकते हैं, लैंगुरस, लैंगुरस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, लेगार्ड भी कह सकते हैं इसको। अच्छा, एक्टिव किसको बोलते हैं, आपको पता ही है, जो सक्रिय है उसको बोलते हैं। तो इसका उल्टा लिथार्जिक का क्या बन जाएगा, लैंग्विड बन जाएगा। एंग्री किसको बोलते हैं, एनोइड, चिड़ा हुआ, ठीक है ना। फ्यूरियस, जिसको अपन बोल सकते हैं फ्यूरियस, क्रोधित, या जिसको अपन बोल सकते हैं एनोइड, एनोइड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मॉडरेट कितना होता है, एवरेज। मॉडरेट का मतलब होता है ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, औसत सा, जिसको अपन औसत बोल सकते हैं, एवरेज, ठीक है। मोडेस्ट, मोडेस्ट बोल सकते हैं, मीन बोल सकते हैं, ठीक है। मोड बोल सकते हैं, ठीक है। मीडियन बोल सकते हैं, मीडियन भी जिसको अपन बोल सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है एवरेज सा, औसत, बहुत ज्यादा भी है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, एवरेज सा है, उसको बोलते हैं मॉडरेट। चलो बच्चा क्वेश्चन 4 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को दे रखा है पार्ट ऑफ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल डॉटर। बेटा पैरा जंबल आ गया, जंबल डॉटर का मतलब पैरा जंबल आ गया। तो देखो भाई, अपने इन PQRS को अपन सीक्वेंस में जमाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें अनलॉक देयर पोटेंशियल। अब इसमें देखो अनलॉक देयर पोटेंशियल, अनलॉक देयर पोटेंशियल, तो देयर आ गया, तो यहाँ पर तो इससे पहले कोई नाउन आनी चाहिए। ये देयर का मतलब ये किससे बना हुआ शब्द है, दे से, तो कौन है वो दे जिसके बारे में बात हो रही है। एम्पावर्स इंडिविजुअल्स, अब ये इंडिविजुअल्स है ना, ये इंडिविजुअल्स है, इसके लिए किसका यूज हो रहा है, दे का यूज हो रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल तो एक वचन होता है, इंडिविजुअल्स बहुवचन होता है, तो पक्की बात है क्यू पहले जाएगा, पी वाला पार्ट बाद में जाएगा। अच्छा, शेप देयर फ्यूचर, अब देयर, इस देयर का यूज भी किसके लिए हो रहा है, इसी इंडिविजुअल्स के लिए ही हो रहा है, ठीक है ना। तो और एंड से तो सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, तो हम शुरू किससे करते हैं, द पावर ऑफ एजुकेशन, द पावर ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। द पावर ऑफ एजुकेशन है, ये कैसी नाउन है, सिंगुलर नाउन है। अब हमें इसके बाद में क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो देखो ये देखो एम्पावर्स दे रखा, एम्पावर्स दे रखा, और एम्पावर में क्या जोड़ रखा है, साथ में एस जोड़ रखा है। जब वर्ब में एस जोड़ दोगे तो वो सिंगुलर बन जाती है, ठीक है ना। तो इसके बाद में क्या आ जाएगा, आर के बाद में क्यू आ जाएगा। तो आर के बाद में क्यू वाले कितने है भाई, ये एक, ये आर के बाद क्यू वाला, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, पावर का मतलब होता है शक्ति, पावर का मतलब होता है शक्ति, ये नाउन। अगर आप किसी नाउन के पहले क्या जोड़ दो, ईएम जोड़ दो, तो बेटा ये क्या बन जाती है, फिर वर्ब बन जाती है, ठीक है ना। इसी प्रकार कोई एडजेक्टिव है या कोई नाउन है, अगर उसमें आप क्या जोड़ दो, अगर आप उसमें ईएन जोड़ दो, ईएन जोड़ दो, तो फिर भी वो वर्ब बन सकती है, ठीक है ना। जैसे हार्डन हो गया, हार्ड चीज है तो उसको क्या बना दिया हमने, हार्डन बना दिया, ठीक है ना। अच्छा, एनलेंथन, एनलेंथन किसी चीज को बढ़ा देना,
तो ईएन जोड़ने से भी, जैसे ईएम जोड़ने से वर्ब बनी है ना, वैसे ईएन जोड़ने से भी क्या हो सकता है, ईएन जोड़ने से भी वर्ब बन सकती है। एडजेक्टिव भी बन सकता है, नाउन में अगर आप ईएन जोड़ो तो एडजेक्टिव भी बन सकता है। जैसे वुड मीने लकड़ी है तो ये पहले से ही नाउन है, अगर इसमें ईएन जोड़ दूं तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, वुडन, वुडन बोले तो लकड़ी का। समझ में आ गई बात। तो ईएन, अच्छा ईएन है वो पहले भी जुड़ सकता है, जैसे एनलाइट, एनलाइट, और लाइटन भी हो सकता है। अब इन दोनों में अंतर है, तो ये वर्ब ही, दोनों ही वर्ब है। ईएन पहले लगाया तो भी वर्ब है, ईएन बाद में लगाया तो भी वर्ब है, ठीक है ना। तो लाइटन का मतलब तो होता है उजाला कर देना, लाइटन का मतलब तो उजाला कर देना। एनलाइटन का मतलब क्या चीज होता है, एनलाइटन का मतलब क्या होता है, जिसको ज्ञान हो गया हो, जिसको मतलब परमात्मा आदि का ज्ञान हो गया हो, वो एनलाइटन हो जाता है फिर, ठीक है ना। तो ध्यान देना इन चीजों पे। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 5 चेक करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। बेटा हमें अंडरलाइन किए हुए सेगमेंट को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। अंडरलाइन जो किया हुआ सेगमेंट है ना, उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या दे रखा है, एथेंस वाज सफरिंग अंडर द रूल ऑफ ए पावरफुल स्मॉल ग्रुप, ए पावरफुल स्मॉल ग्रुप, ठीक है ना। जो कर क्या रहा है, रूल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या बन गया, द रूल ऑफ ए पावरफुल स्मॉल ग्रुप, एक छोटा सा ग्रुप है और जो बहुत ही पावरफुल है, और उसका शासन आ जाए। किसी देश में शासन किसका आ जाए, एक छोटे से ग्रुप का लेकिन जो पावरफुल हो, उसको बोलते हैं बेटा ओलिगार्की। उसको क्या बोलते हैं, ओलिगार्की बोलते हैं उसको, ठीक है ना। रूल या गवर्नमेंट बाय ये स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, छोटे से समूह के द्वारा, लोगों के एक छोटे से समूह के द्वारा देश को चलाना, ठीक है। मोनार्की, मोनार्की होता है रूल ऑफ किंग और क्वीन। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब एक, और आर्क का मतलब होता है, आर्की का मतलब हो जाएगा शासन या रूल। मोनो का मतलब है एक व्यक्ति का शासन। तो ये किंग और क्वीन का किसका शासन है, मोनार्क का भी कह सकते हो। और मोनार्क का मतलब ही क्या होता है, किंग भी हो सकता है, और मोनार्क का मतलब क्वीन भी हो सकता है, किसी राजा या रानी का शासन। मिशनरी किसको बोलते हैं अभी, मिशनरी, मिशनरी का मतलब होता है किसी आदमी को दूसरे देश में भेजना, किस काम के लिए, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, ए पर्सन, एक आदमी, ठीक है ना। सेंट जिसको भेजा गया है, टू टीच, शिक्षा देने के लिए, किनको, पीपल, लोगों को, किसके बारे में, अबाउट क्रिश्चियन रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन, अबाउट क्रिश्चियन रिलीजन भी कह सकते हो, क्रिश्चियनिटी भी कह सकते हो, या क्रिश्चियन रिलीजन भी कह सकते हो। तो ईसाई धर्म के बारे में लोगों को शिक्षा देने के लिए आदमियों को भेजा जाता है, वो उसको मिशनरी बोलते हैं, मिशनरी। डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं, आपको पता ही है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। रूल या गवर्नमेंट, रूल ऑफ पीपल, ठीक है ना, फॉर पीपल, फॉर पीपल, और बाई पीपल, और बाई पीपल, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, ये आपका डेमोक्रेसी हो जाएगा। चलो मैं 3-4 नाम लिख के छोड़ रहा हूं, आप देख लेना, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी, जैसे एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, इगेलिटेरियनिज्म, इगेलिटेरियनिज्म, इज्म का मतलब हो गया वाद, ठीक है ना। अच्छा इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी आ गया तो एक शब्द और याद आ गया, रेड टेपिज्म, ये भी देख लेना, रेड टेपिज्म, ठीक है। अच्छा प्लूटोक्रेसी आ गया, एरिस्टोक्रेसी आ गया भाई, ठीक है ना। अच्छा एक तो होता है क्लेप्टोक्रेसी, ये भी देख लेना भाई, क्लेप्टोक्रेसी भी देख लेना, क्लेप्टोक्रेसी, ठीक है। ये सारे शब्द आप, ऑटोक्रेसी देख लेना, एक ऑटोक्रेसी भी देख लेना, ऑटोक्रेसी, ठीक है ना। अनार्की, 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 ये भी देख लेना। तो ये 5-7 एक शब्द मैं आपके लोगों के लिए लिख के छोड़ रहा हूं, देख लेना आज आप इनको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। एक बार फिर से हमें सब्स्टिट्यूट करना है, किसको, अंडरलाइन किए हुए शब्द को, ठीक है। तो अंडरलाइन किया हुआ शब्द तो बेटा ये रहा अपना, है ना। देखते हैं इसको किससे बदलना है। रंजीत फेल है गया इन ऑल इज एग्जाम्स, अपने सारे एग्जाम्स में एज एड बीन एडिक्टेड, क्योंकि वो आदी हो गया था सोशल मीडिया का। तो बेटा 3 शब्द है, एडिक्टेड, हैबिचुअल, अकस्टम्ड, अकस्टम्ड। इनके साथ बच्चा किसका यूज करना है, इनके साथ टू का यूज करना है। इसी प्रकार टेकन टू हो सकता है, टेकन टू, गिवन टू, ठीक है, गिवन टू विद ए व्यू टू, विथ ए व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू,
लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है ना, प्रोन टू, प्रोन टू, इन सभी के साथ में किसका यूज करना है बच्चा, टू का यूज करना है। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं। तो इसमें कौन सा बन जाएगा, एडिक्टेड के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन रेक्टिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रेक्टिफाई मतलब सही कर देगा, और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को हमें क्या करना है, यहाँ पर ये किस शब्द का स्पेलिंग दे रखा है, अकोमोडेट का। इस अकोमोडेट को रेक्टिफाई करना, इसकी स्पेलिंग को रेक्टिफाई करना, रेक्टिफाई करना बोले तो सही करना। अच्छा, आपको पता ही है अकोमोडेट में क्या होता है, सी भी डबल होता है और एम भी डबल होता है। तो ये रहा, सी भी डबल है और एम भी डबल है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अकोमोडेट में सी भी 2 बार आता है और एम भी 2 बार आता है। ठीक है ना, एक शब्द लिखना चाहता हूँ मैं आपके लिए, प्रोटीन, इसकी स्पेलिंग चेक करना, और ये होता क्या है चेक करना, ये प्रोटीन, इसकी स्पेलिंग, इस शब्द का अर्थ क्या होता है ये चेक करना। ठीक है, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट इज एक्सप्रेस्ड इन पैसिव वॉइस। हमें बताना है एक सेंटेंस, हमें बताना है एक सेंटेंस जिसको इज एक्सप्रेस किया गया इन पैसिव वॉइस। ऐसा वाक्य बताना है चारों में से जो किस में दे रखा है, पैसिव वॉइस में दे रखा है। तो इसमें आर के साथ क्या दे रखा है, आईएनजी। आर के साथ क्या दे रखा है, आईएनजी, तो पैसिव तो नहीं है। अगर इज, आर, एम, वोज और वर, इन पांचों में से कुछ भी दिया हुआ आ जाए तो बाद में या तो ये आएगा और या फिर बाद में ये आएगा। ठीक है ना, अगर ये दे रखा है तो वाक्य पैसिव वॉइस का है, और अगर ये दे रखा है तो वाक्य एक्टिव वॉइस का है। अच्छा, इसकी जगह क्या दिया हुआ मिल सकता है, इसकी जगह इनके साथ एक चीज और मिल सकती है, बीइंग दिया हुआ मिल सकता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी भी मिल सकती है। तब आपका वाक्य किसका होगा, तब आपका वाक्य पैसिव का होगा। ठीक है ना। अच्छा, वर्ब की पहली फॉर्म दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब के बिना तो पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता। तो पहली फॉर्म एस या सेकंड फॉर्म हो वो वाक्य तो पैसिव वॉइस का कभी हो ही नहीं सकता। तो ये भी पैसिव का नहीं है, ये भी पैसिव का नहीं है। अच्छा, स्केचेज में देखो एस दे रखा, वर्ब की पहली फॉर्म हो, पहली फॉर्म में एस हो या फिर सेकंड फॉर्म हो, वो पैसिव का नहीं हो सकता, तो ये भी पैसिव का नहीं है। अच्छा, वोजवर के साथ देखो थर्ड फॉर्म आ गई, ये देखो मैंने क्या लिखा रखा, वोजवर के साथ क्या आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई, तो वाक्य आपका पैसिव का हो गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो, ये वाक्य हमारा पैसिव का हो गया। एक चीज और देखो, अगर हेज, हेव, या ये बता देता हूं, बीन के साथ, अगर बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वाक्य किसका होगा, पैसिव का। अगर बीन के बाद में आईएनजी दे रखा है तो वाक्य किसका होगा, एक्टिव का। वाक्य किसका होगा, एक्टिव का। और बीन के साथ इसके अलावा और कोई वर्ब नहीं आ सकती, बीन के साथ या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है और या चौथी फॉर्म आ सकती है। सेम ही बात बी के साथ है, सेम ही बात बी के साथ है। बी के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वो वाक्य हमेशा पैसिव वॉइस का ही होगा। और बी के बाद अगर आईएनजी दे रखा है तो वो वाक्य फिर एक्टिव वॉइस का होगा, इसके बाद फिर वो वाक्य एक्टिव वॉइस का बन जाएगा। ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 9 में सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। क्या बताना है भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्दों का समूह दे रखा है और हमें उसकी जगह वन वर्ड से काम चलाना है। तो द इवनिंग टाइम, शाम का वक्त, व्हेन द सन हैज जस्ट सेट, जब सूर्य छिपा ही है, जस्ट बिल्कुल अभी भी, सेट का मतलब अस्त होना, एंड इट इज ऑलमोस्ट डार्क, और करीब करीब अंधेरा हो चुका है। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं डस्क। हिंदी में बोलते हैं गोधूली वेला। गोधूली वेला किसको बोलते हैं, जब गायें खेतों में, पुराने जमाने में जब गायें खेतों से लौट कर आती थी तो उनके पैरों से जो धूल उड़ती थी ना, उस वक्त को बोलते हैं, उस समय को बोलते हैं गोधूली वेला। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं डस्क। डॉन और डे ब्रेक, ये दोनों एक होते हैं, डॉन और डे ब्रेक दोनों एक ही होता है। अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, ये वो टाइम होता है जब सुबह सुबह पहली बार उजाला होना शुरू होता है ना। फर्स्ट, ये वो टाइम है व्हेन फर्स्ट लाइट, ठीक है ना, ऑन द अर्थ। जब पृथ्वी पे क्या होता है, फर्स्ट लाइट पड़ना शुरू होती है, उजाला होना शुरू होता है, उस टाइम को बोलते हैं डॉन और डे ब्रेक। चलो मैं नाइट का आपको पता ही है, दो एक शब्द और लिख रहा हूं, ध्यान देना। सनसेट, सनराइज, ठीक है। अच्छा, नून, मिडनाइट और ट्विलाइट। ये शब्द 4-5 और लिखे, ये और देख लेना आप, ठीक है। ये 4-5 शब्द और देख लेना आप, तो क्या हो जाएगा, इसका डस्क बन जाएगा। ठीक है। चलो भी क्वेश्चन नंबर 10 चेक करें। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कोई भी शब्द दे रखा है और हमें उसका बताना है सिनोनिम।
सिनोनिम बताना है। डोज, डोज का मतलब क्या होता है? बचकर निकल जाना। कहते ये तो आप आम जीवन में बोलते हैं, उस बंदे ने वो तो डोज दे दिया यार, झूठ बोल दिया उसने तो डोज दे दी। तो डोज का मतलब होता है बच के निकल जाना, ठीक है ना। अवॉइड करना, अवॉइड करना, ठीक है ना। इस्केप करना, इस्केप करना, अवॉइड करना, इस्केप करना मतलब बच के निकल जाना। इसके लिए एक प्यारा सा मुहावरा होता है, स्टीयर क्लियर ऑफ, स्टीयर क्लियर ऑफ, ये मुहावरा है, इडियम है, इसका मतलब भी वही होता है बच के निकल जाना। एक शब्द होता है सरकमवेंट, सरकमवेंट, इसका मतलब भी वही होता है बच के निकल जाना, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा भाई? अवॉइड करना, ये देखो बच के निकल जाना, अवॉइड कर जाना, ठीक है। फोर्स का मतलब क्या होता है? शक्ति, बल, पावर, ठीक है ना। तो पावर, एनर्जी, स्ट्रेंथ, ठीक है, इन सभी का मतलब क्या होता है? फोर्स होता है। अच्छा, बोर्डिंग, बोर्डिंग किसको बोलते हैं? आपको जहां खाने पीने की व्यवस्था सुविधा दी जाती है वो बोर्डिंग होता है। और लॉजिंग है तो, लॉजिंग है तो आपको रुकने की व्यवस्था दी जाती है, रहने की व्यवस्था दी जाती है, जिसको क्या बोल सकते हैं? अकोमोडेशन, जिसको क्या बोल सकते हैं? अकोमोडेशन, ठीक है ना। तो कहते हैं हम लॉजिंग बोर्डिंग हम देंगे। कोई कंपनी जब हायर करती है लोगों को तो बोलती है ना हम आपको क्या देंगे? फूड एंड अकोमोडेशन देंगे, या फिर बोल सकते हैं लॉजिंग एंड बोर्डिंग देंगे आपको। तो लॉजिंग और अकोमोडेशन एक ही चीज होता है। अमाउंट, अमाउंट का मतलब क्या होता है? सम किसी चीज की, अमाउंट किसी टोटल किसी चीज का, ठीक है। अमाउंट तो देखो ये दे ही रखा है इधर, ठीक है। चलो भी क्वेश्चन नंबर 11 चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 चेक करते हैं भाई। सिलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट यूज ऑफ फ्यूचर टेंस। ऐसा वाक्य देखना है हमें जिसमें करेक्ट यूज हुआ हो, एकदम सही सही यूज हुआ हो, किसका? फ्यूचर टेंस का। तो बाई और नेक्स्ट दिसंबर, जब बाई के बाद में क्या दिया हुआ आ जाए? समय सूचक शब्द, बाई के बाद में कोई टाइम सूचक शब्द आ जाए तो इसके आगे किसका यूज करना है? शेल या विल प्लस हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अगर वाक्य पैसिव वॉइस का हुआ तो हम इस हैव की वजह से क्या लगा देंगे? साथ में बीन लगा देंगे, ठीक है ना। आपको पता है अगर किसी वाक्य में हैज या हैव या हेड दे रखा है तो इसके साथ मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है? थर्ड। अगर वाक्य पैसिव वॉइस का हुआ तो साथ में क्या जोड़ दो भाई? बीन और जोड़ दो बस, ठीक है। तो बाई प्लस टाइम के साथ हमेशा शेल विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। पैसिव वॉइस है तो बीन लगा देंगे। तो देखो इसमें तो शेलविल के साथ हैव लगा ही नहीं रखा, इसमें तो शेलविल के साथ हैव नहीं लगा रखा, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो विल हैव बीन कंप्लीटेड दे रखा है तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। विल हैव और आगे कंप्लीट दे रखा है, पहली फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं दे रखी है तो फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें देखो विल हैव प्लस कंप्लीटेड, ये भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि अगर ये वाक्य एक्टिव वॉइस का है तब तो ये उत्तर है, और अगर ये वाक्य पैसिव वॉइस का है तो ये उत्तर है। अच्छा, सब्जेक्ट कौन है? आई, ठीक है। काम क्या हो रहा है? कंप्लीट करना, काम क्या हो रहा है? कंप्लीट करना, ठीक है ना। अब इसके बीच में ने और को लिख के देख लो, ने और को। अगर इसके बीच, इन दोनों के बीच में ने आ गया तब तो वाक्य किसका है? एक्टिव वॉइस का। अगर इन दोनों के बीच में को आ गया तो वाक्य किसका है? पैसिव वॉइस का। तो बताओ, मैन ने कंप्लीट किया या मुझको कंप्लीट किया गया? मैन ने कंप्लीट किया तो वाक्य एक्टिव वॉइस का है, और अगर मुझको होता तो पैसिव वॉइस का होता। तो जब ने आ गया तो एक्टिव वॉइस का है, तो हम बीन वाला उत्तर नहीं चुनेंगे, हम ये बीन वाला उत्तर नहीं चुनेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर वाला, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 चेक करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हमें कोई अंडरलाइन किया हुआ शब्द दे रखा है और हमें बेटा उसका बताना है एंटोनिम। द टीममेट्स मेड सेवरल जाइब्स एट द ओपोनेंट टीम। ओपोनेंट टीम विरोधी टीम पर, विरोधी टीम पर साथियों ने क्या किया? जाइब्स लिया। तो जाइब्स का बोलते हैं मजाक उड़ाना। तो जाइब के साथ किसका यूज होता है? टैक जाइब, टैक जाइब। अच्छा, इसका मतलब होता है मजाक उड़ाना। और जाइब की जगह अपन किसका यूज कर सकते हैं? मोकरी। मोकरी के साथ होता है मेक मोकरी, मेक मोकरी, मेक मोकरी। मेक मोकरी का मतलब होता है मजाक उड़ाना, और टेक जाइब का मतलब भी क्या होता है? मजाक उड़ाना। इनके लिए 2-3 शब्द लिखता हूं मैं आपके लिए। डीराइड का मतलब मजाक उड़ाना। डिरीजन, डिरीजन का मतलब भी, डेरिजन भी बोल सकते हो, डिरीजन भी बोल सकते हो, इसका मतलब भी मजाक उड़ाना। स्कोर्न, स्कोर्न का मतलब भी मजाक उड़ाना, ठीक है ना। अच्छा, स्कोफ, स्कोफ, स्कोफ का मतलब भी मजाक उड़ाना। रिडिक्यूल, रिडिक्यूल, रिडिक्यूल का मतलब भी मजाक उड़ाना। इन सारे शब्दों का मतलब होता है मजाक उड़ाना किसी का। डिराइड हो गया, डिरीजन हो गया, स्कोर्न हो गया, स्कोफ हो गया और रिडिक्यूल हो गया, इन सभी का मतलब होता है मजाक उड़ाना, ठीक है। चलो भाई, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? मोकरी, मोकरी। अब देखते हैं
इंस्पिरेशन का मतलब आपको पता ही है, मोटिवेशन, किसी काम को करने के लिए जो हमें ड्राइविंग फोर्स मिलती है, जो पुश मिलता है, उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब टू से, ये बताना दैट समथिंग इज रॉन्ग नॉट ट्रू। जब हम ये बोल दें कि नहीं ये बात तो गलत है, तो हम उसकी बात का क्या कर रहे हैं, सामने वाले की बात का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। या फिर सामने वाले ने कोई भी बात बोली है, हम उसका उल्टा बोल रहे हैं, टू से अपोजिट थिंग्स, टू से अपोजिट थिंग्स, उल्टा बोलना, जो बोला गया उसका जस्ट उल्टा बोल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, हम उस चीज का क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कंसोलेशन किसको बोलते हैं अभी, कंसोलेशन, कंसोलेशन का मतलब होता है किसी को तसल्ली देना, सांत्वना देना, ठीक है ना। टू मेक समबडी फील, किसी को महसूस करवाना, फील का मतलब महसूस करना, और मेक फील का मतलब महसूस करवाना, कैसा, बेटर, अच्छा। कब, जबकि वो बंदा दुख में है, वेन ही और शी इज सैड, जब वो उदास है। तो इसके लिए अपने एक प्यारा सा शब्द होता है सोलेस, सोलेस, ठीक है। इसको अपन बोल सकते हैं कंफर्टिंग, कंफर्ट महसूस करवाना, कंफर्टिंग, ठीक है। बोल सकते हैं सिंपैथी देना, किसी को सिंपैथी देना, ओके, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, इसको जनरसिटी भी बोल सकते हैं, काइंडनेस भी बोल सकते हैं इसको। चलो आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर, तो जाइब का क्या हो जाएगा, जाइब का तो अपन बन जाएगा मोकरी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 13 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 13 में अपने को दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। बेटा कोई ईडियम है उसको कर रखा है अंडरलाइंड, और हमें उसका अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, एकदम सही सही उत्तर बताना है। तो इसका इसने दे रखा है जॉन्डिस डाई। जॉन्डिस एक बीमारी का नाम होता है, जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया, जॉन्डिस, JAUNDICE, जॉन्डिस, जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया। कौन सी बीमारी, पीलिया, ठीक है, पीलिया बीमारी। तो भाई पीलिया बीमारी का मतलब होता है, पीलिया बीमारी हो जाती है उस आदमी का बॉडी का रंग, आंखों का रंग कैसा हो जाता है, पीला, और उसको चीजें भी कैसी दिखाई देती है, पीली, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, चाहे हरा नहीं है तो भी उसको कैसा दिखाई देगा, हरा, मतलब वो प्रीजुडिस्ड आदमी है। जॉन्डिस डाई का मतलब होता है, जॉन्डिस डाई का मतलब होता है प्रीजुडिस्ड है, उसने पहले से कोई धारणा बना रखी है अपने मन में, प्रीजुडिस्ड है वो आदमी, बायस्ड है वो आदमी, बायस्ड है, पक्षपात कर रहा है, उसने पहले से धारणा बना ली ये ऐसा है तो ऐसा ही है, बस वो फैक्ट चेक नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो बताओ इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसके मन में क्या है, उसके, जब कोई आदमी प्रीजुडिस है, किसी के बारे में पहले से ही धारणा बना के बैठा है, तो वो आदमी मतलब एक तरह से गुस्सा लेके बैठा है ना अपने मन में, तो रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट इसका मतलब होता है रिजेंटमेंट, जिसको बिटरनेस भी बोल सकते हैं, कड़वाहट, बिटरनेस, कड़वाहट, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, कड़वाहट या गुस्सा। कड़वाहट या गुस्सा है तभी तो वो फ्रस्ट्रेट हो रखा है, तभी तो वो प्रीजुडिस्ड आदमी है, तभी तो वो पूर्वाग्रह के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या दे रखा है भाई, जेलियसी, जेलियसी का मतलब आपको पता ही है, एनवीएस भी बोल सकते हैं, एनवी, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एनवी भी बोल सकते हैं। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन आइड, इसके लिए एक शब्द है ग्रीन आइड, इतना भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, इतना लिखा हुआ भी मिल सकता है, और आगे मॉन्स्टर भी लिखा हुआ मिल सकता है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, दोनों का ही मतलब, अगर मॉन्स्टर दे रखा है तो भी, और इतना ग्रीन आइड दे रखा है, इसका मतलब दोनों का मतलब होता है जेलियसी, ठीक है ना। अच्छा, एक होता है ब्लू आइड बॉय, ये देख लेना आप लोग, ब्लू आइड बॉय, ब्लू आइड बॉय किसको बोलते हैं, ठीक है, चेक कर लेना आप। अच्छा, गुडविल, गुडविल का मतलब क्या होता है, सद्भावना, आपकी लोगों के प्रति अच्छी भावना है कि हर एक आदमी सुखी रहे, किसी के जीवन में कोई दुख नहीं हो, किसी के बारे में बुरा ना सोचना, तो उसको बोलते हैं जनरोसिटी, ठीक है। काइंडनेस, काइंडनेस, ठीक है। बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस, जिसको अपन बोल सकते हैं बेनेवोलेंस, ठीक है ना। हाँ भाई, इसको अपन बोल सकते हैं बेनिग्नेंट भी बोल सकते हैं, बेनिग्नेंट, इसको बेनिग्नेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो भाई देखते हैं, और कॉन्फिडेंस किसको बोलते हैं भाई, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस किसको बोल सकते हैं, हमारे मन में विश्वास है किसी चीज को लेकर, ट्रस्ट है कि हाँ ये सही है ना, तो इसको कॉन्फिडेंस को क्या बोल सकते हैं अपने, बोल सकते हैं ट्रस्ट और बिलीफ इन समथिंग या समबडी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं। जब हमारे मन में क्या चीज़ है, ट्रस्ट है या बिलीफ है, किसी चीज़ में भी हो सकता है, किसी बंदे में भी हो सकता है, तो वो हमारा क्या चीज़ होता है,
कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है ना। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक में भरने के लिए हमें क्या चाहिए, करेक्ट स्पेलिंग चाहिए, एकदम सही सही स्पेलिंग वाला शब्द चाहिए। आई ऑफन फेल, मैं अक्सर नाकामयाब हो जाता हूँ, फेल हो जाता हूँ क्या करने में, तो क्या करने में, रिमेंबर याद करने में। समवन्स नेम, किसी का भी नाम, तो नाम कैसे याद करना है, एक्यूजेटिवली, एक्यूरेटली, 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 ठीक है ना। तो नाम तो कैसे होता है, सही सही याद करना है ना किसी का, तो सही नाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सही को क्या बोलते हैं, एक्यूरेट, एक्यूरेट, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, जब जब क्या दे रखा है, या तो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, मेन वर्ब दे रखी है, या फिर क्या दे रखा है, टू दे रखा है और मेन वर्ब की पहली फॉर्म दे रखी है, या कोई भी आगे वर्ब दे रखी है, तो इनके बीच में हमेशा एडवर्ब का यूज करना होता है बेटा, इनके बीच में एडवर्ब का यूज करना होता है ना। तो मैं एक्यूरेट थोड़ी ना लगाऊंगा, मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक्यूरेटली। तो देखो कौन सा एक्यूरेटली, ACCURATELY, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 15 चेक करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग टू फिल इन द ब्लैंक। अच्छा ये नहीं है बेटा, अगला क्वेश्चन देखना पड़ेगा भाई हमें, हाँ 15 देखना पड़ेगा हमें क्वेश्चन। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स। सेंटेंस को डिवाइड कर दिया गया है और कितने पार्ट में, 4 टुकड़ों में, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर, हमें वो पार्ट उठाना है जिसमें कोई ना कोई एरर हो, ठीक है ना। तो मिस्टर सुमन आस्क्ड मी, श्रीमान सुमन ने मुझसे कहा टू पैक, कि मैं पैक कर लूँ माई लगेजेज, बेटा लगेज, ठीक है, बैगेज। मैं एजी वाले शब्द लिखा रहा हूँ जिसके लास्ट में क्या दे रखा है, एजी दे रखा है, एजी, ऐसे 3-4 शब्द लिखा रहा हूँ। लीकेज, पोस्टेज, ठीक है, ब्रेकेज, ब्रेकेज, ठीक है ना बेटा। इनमें एस का यूज नहीं करना, इनमें एस का यूज नहीं करना, इनका प्लूरल नहीं बनाना। तो बेटा ये लगेजेज नहीं होता, ये लगेज ही होता है हमेशा, ठीक है। तो हमारा आंसर यही बन जाएगा। चलो भी क्वेश्चन नंबर 16 चेक करें। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हमें बताना है बेटा एंटोनिम किसका, अंडरलाइन किए हुए शब्द का, जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है। शब्द क्या दे रखा है, ओस्टेंटेशियस, ठीक है ना, दिखावा करने वाला आदमी, शो ऑफ करने वाला आदमी, महंगी चीजें खरीदता है, महंगे कपड़े पहनता है ना, किस लिए, किस लिए, शो ऑफ करने के लिए, लोगों को ये दिखाने के लिए दैट आई एम रिच, ठीक है ना। तो ऐसा आदमी होता है गार्निश, इसको बोलते हैं गार्निश, ठीक है। ऐसी चीज को बोलते हैं गॉडी, गॉडी का मतलब भड़कीला, तड़क भड़क वाला, ठीक है ना। अच्छा इसको बोल सकते हैं प्रिटेंशियस, 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 इसको बोल सकते हैं शोई, शोई, ठीक है। ऐसा आदमी होता है शो ऑफ, ऐसा आदमी होता है शो ऑफ, ठीक है। तो बताओ भी क्या दे रखा है इसका, इसने क्या बता रखा है, एंटोनिम बताना है। तो इसका मतलब तो है शो ऑफ करने वाला, ओपनली स्पेंड खर्चा करने वाला। और रिस्ट्रेंड का मतलब क्या होता है, जो कम खर्चा नहीं करता, जो मतलब बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करता, जो सेल्फ कंट्रोल्ड है। रिस्ट्रेंड का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ कंट्रोल्ड, ठीक है। मोडेस्ट आदमी, मोडेस्ट आदमी, लो की आदमी, लो की रहने वाला आदमी। लो की का मतलब होता है हाई प्रोफाइल नहीं, हाई प्रोफाइल तो बहुत ज्यादा हाई ऊंची प्रोफाइल वाला आदमी है। लो की आदमी होता है जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, डाउन टू अर्थ, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, डाउन टू अर्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई जेंटल किसको बोलते हैं, जेंटल किसको बोलते हैं, सॉफ्ट, डेलिकेट, ठीक है। अच्छा रिपल्सिव किसको बोलते हैं, घृणास्पद, जिसको देख करके हमें घृणा हो जाए। रिवल्सिव, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, रिवल्सिव, रिवल्सिव। रिपेलेंट, जिसको बोल सकते हैं अपने रिपग्नेंट, जिसको अपन बोल सकते हैं रिपग्नेंट, ठीक है। जिसको अपन बोल सकते हैं डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग, ठीक है। जिसको अपन और क्या बोल सकते हैं, जिसको अपन बोल सकते हैं एबहॉरेंट, एबहॉरेंट, जिसको अपन बिल्कुल एबहॉरेंट भी बोल सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है घृणास्पद, ठीक है ना। हाँ डेस्पिकेबल भी जिसको बोल सकते हैं, डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल ये भी अच्छा शब्द है, बहुत बार पेपर में आता है ये शब्द। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव किसको बोलते हैं, आकर्षक, तो क्या हो जाएगा, कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग। चार्मिंग, चार्मिंग, ठीक है। एल्योरिंग, जिसको बोलते हैं एल्योरिंग, ठीक है। इससे भी ज्यादा आगे की फैसिनेटिंग, 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 ठीक है ना। इससे भी ऊपर की जो चीज होती है ना, जो आपको सम्मोहित कर लेती है, वो होती है एन्चेंटिंग,
वो होती है एन्चेंटिंग, 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 स्पाइल बाइंडिंग, स्पेल बाइंडिंग कर लेना, स्पेल बाइंडिंग, ठीक है, मेस्मराइजिंग, मेस्मराइजिंग, ठीक है, ये हो जाते हैं भाई, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 चेक करते हैं भाई। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। बच्चा हमें बनाना है पैसिव वॉइस, दिया हुआ सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का। बैक्ड है, ये वर्ब की फॉर्म कौन सी है? सेकंड, पहली फॉर्म है बेक, दूसरी है बैक्ड और तीसरी भी बैक्ड होती है। तो ये तीसरी क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और हेल्पिंग वर्ब के बिना थर्ड फॉर्म का यूज ही नहीं हो सकता। तो जब सेकंड फॉर्म दे रखी है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? या तो वोज और या वर और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव थर्ड फॉर्म के बिना बनता नहीं है। तो केक है ये पहले चला जाएगा और बेक करे ये बाद में आ जाएगा। अब केक एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन है तो साथ में क्या लगा दो? वोज लगा दो। तो वोज और थर्ड फॉर्म है वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वोज नहीं, यहाँ पर वोज नहीं है, यहाँ पर वोज नहीं है, वोज बेक्ड सिर्फ एक ही जगह पर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 18 चेक करें। क्या है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। किसके रूप में चाहिए हमें शब्द? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के रूप में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट चाहिए किसके लिए? फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो हमें शब्दों का समूह दे रखा है ना, उसकी जगह में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट चाहिए। एक ही शब्द से काम चलाना पड़ेगा हमें। तो क्या हो जाएगा? ए प्लेस, एक जगह, टू पार्क एरोप्लेन्स, जहां पर एरोप्लेन्स को पार्क किया जाता है। तो जहाज जहां पर खड़े करे जाते हैं ना बेटा, वो हैंगर होता है, हैंगर। ये हैंगर क्या होता है? ये हैंगर कपड़े टांगने वाला, ये हैंगर होता है कपड़े टांगने वाला। ए वुडन, लकड़ी का, मेटल का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, ठीक है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। प्लास्टिक की क्या चीज है? ऑब्जेक्ट है, वस्तु। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, किस काम के लिए? टू हैंग क्लोदेज। हैंग मतलब टांगना और क्लोदेज है तो कपड़े, कपड़े टांगने वाला। लकड़ी का भी हो सकता है, वो मेटल का भी हो सकता है, प्लास्टिक की कोई चीज है उसको हैंगर बोलते हैं। शेड, शेड किसको बोलते हैं? एक छोटी सी जगह जिसमें जानवर भी रखे जा सकते हैं और पशु भी और वस्तुएं भी रखी जा सकती है। टिन शेड होता है ना, जैसे टिन लगा होता है तो वो टिन शेड होता है। तो क्या हो जाएगा? ए स्मॉल बिल्डिंग, एक छोटी सी बिल्डिंग, किसके लिए? टू कीप एनिमल्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं और थिंग्स भी हो सकती है, ठीक है। उसको अपन क्या बोल सकते हैं? कॉटेज बोल सकते हैं, कॉटेज भी बोल सकते हैं और जिसको अपन हट भी बोल सकते हैं। लेकिन ज्यादा अच्छा क्या है इसके लिए? हट ज्यादा अच्छा है। अच्छा, डिपो, डिपो किसको बोलते हैं? जहां पे बसें वगैरह खड़ी करते हैं ना, उसको डिपो बोलते हैं ना, बस डिपो। तो क्या हो जाता है? ए प्लेस, एक जगह, वेयर, बहुत बड़ी संख्या में, ए लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स, ए लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स, ए लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स आर कैप्ट, रखे जाते हैं। कब? जब वो खराब हो जाए तब, या जब वो यूज में नहीं आ रहे हैं। जब यूज में नहीं आ रहे हैं, जैसे रात को बस खड़ी होगी, अगले दिन फिर चल पड़ेगी वो तो वहां से। तो वेन नॉट इन यूज, नॉट इन यूज, जब उनका यूज नहीं हो रहा हो, ठीक है ना। तो इसको बोल सकते हैं वेयर हाउस, इसको बोल सकते हैं अपने वेयर हाउस। इसको बोल सकते हैं डिपोजिटरी, मतलब जहां पर चीजें जमा करवाते हैं उसको डिपोजिट करना बोलते हैं ना, तो डिपोजिटरी। रिपोजिटरी भी बोल सकते हैं इसको, रिपोजिटरी, रिपोजिटरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डॉकयार्ड एक शब्द लिख के छोड़ रहा हूं, खुद ही देख लेना आप लोग। डॉकयार्ड, डॉकयार्ड, ठीक है। हाँ भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 19 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कोई शब्द दे रखा है और हमें उसका बताना है सिनोनिम। डिसिपेट, डिसिपेट का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना, चीजों को फैला देना, स्प्रेड करना। स्प्रेड का मतलब फैला देना। स्कैटर, स्कैटर का मतलब छितरा देना। चीजें पहले तो एक जगह इकट्ठी रखी, फिर उनको ऐसे ऐसे बिखेर दिया दूर दूर, तो स्कैटर कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, स्प्रेड हो गया, स्कैटर हो गया। पैसे खर्च करते हैं ना, उसको भी बोल सकते हैं डिसिपेट करना। डिसिपेट करने का मतलब पैसा आदमी बिखेर देता ना, कई बार 5,000 उसको दे दिया, 2,000 उसको दे दिया, लाख उसको दे दिया, 2 लाख उसको दे दिए, तो उसको भी बोल सकते हैं स्पेंड। पैसा खर्च करने को भी बोल सकते हैं स्पेंड। या फिर टू यूज, कैसे यूज कैसे करना? वेस्टफुली, बहुत ज्यादा बर्बाद कर देना पैसों को, उसको भी आप क्या बोल सकते हो? डिसिपेट बोल सकते हो, ठीक है ना। स्प्रेड हो गया, स्कैटर हो गया। एक स्कैटर जैसा शब्द और होता है, स्कैटर जैसा ही शब्द होता है, मैं अभी लिखाता हूं आपको याद आने दो। मैलिश, तो इसका क्या हो जाएगा भाई?
स्पेंड हो जाएगा खर्च करना। डिसिपेट का मतलब भी बिखेर देना, पैसे उड़ा देना, लगा देना, और स्पेंड का मतलब भी क्या होता है, खर्च कर देना। मैलिशियस, मैलिशियस किसको बोलते हैं, दुर्भावना रखने वाला। मैलिशियस क्या होता है, आपके बारे में अच्छी सोच रखने वाला या बुरी सोच रखने वाला, बुरी सोच रखने वाला। तो ऐसा आदमी कौन हो जाएगा, मैलाइनेंट, मैलाइनेंट, मैलाइनेंट हो जाएगा, दुर्भावना रखने वाला, ठीक है ना। इल विशर या इविल विशर, इविल विश भी जिसको बोल सकते हो, इविल विशर, बुरी सोच रखने वाला आपके बारे में, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, इसके अलावा एक हो गया हेस्ट। हेस्ट का मतलब क्या होता है अभी, जल्दबाजी करना, टू डू थिंग्स, टू डू थिंग्स स्पीडली, कोई काम को कैसे करना, तेजी से करना, ठीक है ना। तो इसको क्या बोल सकते हैं अपने, वेलोसिटी, वेलोसिटी, स्पीड, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्पीड भी कह सकते हैं और वेलोसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। हरी, हरी का मतलब भी क्या होता है, जल्दबाजी करना, हरी का मतलब जल्दबाजी करना, स्पीड है तो गति, और वेलोसिटी है तो भी स्पीड या गति, ठीक है ना। ग्लोरियस, ग्लोरियस चीजें कैसी होती है, जो डिजर्व करता है समथिंग, कोई चीज या बंदा या समबडी भी हो सकता है, समबडी कोई आदमी या कोई चीज, दैट डिजर्व्स, जो हकदार है किस चीज का, फेम एंड सक्सेस, फेम एंड सक्सेस, जो सफलता का और नाम का और प्रसिद्धि का हकदार है, तो वो कौन होता है, ग्लोरियस। ग्लोरियस को क्या बोल सकते हैं अपने, मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट, शानदार, मैग्निफिसेंट, ठीक है। मैजेस्टिक, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, मैजेस्टिक भी बोल सकते हैं, भव्य, शानदार, ठीक है ना। स्पेंड आ गया, हेस्ट आ गया, मेलिशियस आ गया, ठीक है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20 चेक करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। कोई बेटा इडियम दे रखी है, अंडरलाइन करी हुई कोई इडियम दे रखी है, और हमें क्या बताना है, उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है उसका। तो सेजल विजिट, सेजल विजिट करती है नियर बाई टेम्पल, नजदीक वाले मंदिर का। नियर बाई शब्द एडजेक्टिव है भाई, ये देखो नियर बाई लिखा है ना, इस दे का यूज किसके लिए हो रहा है, टेम्पल के लिए, टेम्पल नाउन है, और नियर बाई शब्द नहीं, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है। नियर बाई शब्द का मतलब होता है नजदीक, ठीक है ना, एडजेक्टिव है ये। तो ऑफ एंड ऑन का मतलब, ऑफ का मतलब चाल बंद, और ऑन का मतलब चालू, यानी मतलब कोई बल्ब है, मान लो कभी लाइट ऑफ हो जाती है उसमें, कभी ऑन हो जाती है, तो वो रेगुलर लाइट आ रही है उसमें या रेगुलर नहीं आ रही, रेगुलर नहीं आ रही। तो ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कोई काम अक्सर नहीं होता है, नॉट ऑफन, इसको बोल सकते हैं अपने नॉट ऑफन, इसको बोल सकते हैं नॉट ऑफन, ठीक है। वो काम कैसे होता है, रेगुलरली या इरेगुलरली, इरेगुलरली होता है वो काम, ओकेजनली होता है, कभी कभार होता है वो काम, कब होता है, ओकेजनली, ठीक है। पीरियडिकली, वो काम कब होता है, पीरियडिकली, ठीक है। वो काम होता है स्पोरेडिकली, स्पोरेडिकली का मतलब छुटपुट, स्पोरेडिक मतलब रुक रुक के, छुटपुट होकर के, ठीक है ना, स्पोरेडिकली, स्पोरेडिकली, ठीक है। अब दो शब्द लिख रहा हूं, वो आपने खुद ने देखने हैं। एक तो होता है सोपोरोफिक, सोपोरोफिक, एक होता है इंटरमिटेंटली, इंटरमिटेंटली। इन दोनों के अर्थ आपने देखने हैं, इंटरमिटेंटली का, इन शब्दों के अर्थ आपने खुद ने देखनी है। तो क्या हो जाएगा भाई इसका, ये देखो पीरियडिकली दे रखा। कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअसली, रेगुलरली का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली, और कॉन्टिन्यूअसली का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली। इन तीनों का ही मतलब क्या होता है, लगातार होना किसी काम का, लगातार। ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, पीरियडिकली बन जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 21 चेक करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है कॉम्प्रिहेंशन, तो ये तो आ गया। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट आ गया, तो मतलब 500 के 500 सवाल बचे हुए, इसमें एक में मिल जाएंगे। तो द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, इज ए समरी, ये एक सारांश निकाला हुआ है। जो HDI जारी होता है को किसी देश में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है, तो वो क्या बता रहा है, ओवरऑल उस देश में लोगों के जीवन स्तर का कितना विकास हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, लोगों का जीवन में ईज ऑफ लिविंग कितना का है। तो उसकी समरी होती है, पूरा उसका ग्रंथ होता है 50,000 पेजों का, या मतलब सिर्फ उसकी समरी होती है, उसकी समरी निकाली गई होती है, ठीक है ना। हाँ अच्छा, अब ये क्या चीज़ है भाई, कलेक्ट तो यहाँ पर ऑफ के पहले आएगा नहीं, कलेक्ट ऑफ के पहले कलेक्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि ऑफ शब्द है वो क्या चीज़ है, ऑफ शब्द है ये क्या चीज़ है, कोई प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के पहले क्या आएगा, नाउन आएगी। तो कलेक्ट है, ये तो वर्ब है, नाउन होती तो कलेक्शन होना चाहिए था। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है भागीदारी, ठीक है ना। अच्छा, असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन, असेसमेंट का मतलब होता है अनुमान, असेसमेंट का मतलब होता है अनुमान, अनुमान, ठीक है।
असेसमेंट का होता है अनुमान लगाया हुआ होता है, ठीक है ना। रेजिमेंट का मतलब होता है शासन, किसी का रूल। रेजिमेंट का मतलब होता है रूल, शासन किसी का। अच्छा, अब इधर शब्द क्या दे रखा है, एवरेज। इधर शब्द क्या दे रखा है, एवरेज। तो जब एवरेज निकाली आपने किसी चीज को, तो एवरेज किसके आधार पर निकाली जाती है भाई, कलेक्शन के आधार पर है, इन्वॉल्वमेंट के आधार पर है, असेसमेंट के आधार पर है, रेजिमेंट के आधार पर है, अनुमान के आधार पर ही निकलती है भाई। किसी चीज का एवरेज निकाला है आपने, ठीक है ना, तो वो तो आपने असेसमेंट किया है, उसका मूल्यांकन किया है आपने, उसका एस्टीमेट किया है आपने, उसका क्या किया है, एस्टीमेट किया है उसका आपने, एस्टीमेट किया है आपने उसका, ठीक है। इवेल्युएट किया है आपने उसको, क्या किया है, इवेल्युएट किया है आपने उसका, मूल्यांकन किया है चीजों का, इवेल्युएट किया है आपने उसको, ठीक है ना। तो इसमें क्या चीज शामिल है भाई, असेसमेंट, मूल्यांकन, अनुमान। असेसमेंट का मतलब अनुमान या मूल्यांकन ऑफ एवरेज, औसत किसकी, अकम्प्लिशमेंट, जो उपलब्धियां हासिल की गई। अकम्प्लिशमेंट का मतलब उपलब्धियां, जो औसत उपलब्धियां हैं उनका अनुमान लगाया जाता है कि इस 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में इसमें इस देश में लोगों में इतना डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है ना। इन इंपॉर्टेंट एरियाज, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मनुष्य के डेवलपमेंट के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसमें कितना विकास हुआ है इसका अनुमान लगाया जाता है। और मानव के डेवलपमेंट के मुख्य क्षेत्र कौन सा है, स्वास्थ्य में कितना सुधार हुआ है, लोगों का एजुकेशन सेक्टर में कितना डेवलपमेंट हुआ है, लोगों में ईज ऑफ लिविंग कितना है, लोगों का जीवन स्तर कितना ऊपर उठा है, यही तो ह्यूमन डेवलपमेंट के एरियाज होते हैं। तो इनमें जितना डेवलपमेंट हुआ है उसकी एवरेज निकाली जाती है, फिर उस एवरेज का क्या होता है, असेसमेंट किया जाता है, ठीक है ना। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है इसने, अगला क्वेश्चन है लिविंग ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। अब ये एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, कौन से हैं, लिविंग ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, जिसमें क्या क्या चीजें शामिल है, लिविंग, जीना, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, कि कितने एक आदमी है जो लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है ना। तो इंक्लूडिंग हो जाएगा या मैनिफेस्टिंग हो जाएगा या एग्जिजरेटिंग हो जाएगा, एग्जिजरेटिंग हो जाएगा या सेग्रीगेट हो जाएगा। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग कर देना, सेपरेट कर देना। इस एग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट कर देना, SEPERAT, सेपरेट कर देना। एग्जेजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बताना, हाइपरबोल करना, हाइपरबोल, बोल वचन करना। हाइपरबोल से क्या याद रख लो, बोल वचन करना। बोल वचन करने का मतलब एग्जेजरेट, बढ़ा चढ़ा के बताना, राई का पहाड़ बना देना, ठीक है। मैनिफेस्ट का मतलब होता है बताना, किसी चीज की घोषणा करना, बताना। और इंक्लूड का मतलब शामिल करना। तो अब आप देख लोगे, समझ जाओगे, इसमें शामिल करना ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा शामिल करना, इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव के विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्र। तो उसमें कौन से क्षेत्र शामिल करिए इसने, कि कितने लोग हैं जो जी पा रहे हैं लंबी और स्वस्थ जीवन। दूसरा, बीइंग इन्फॉर्म्ड, कितने लोग हैं जिनको प्रॉपर सूचनाएं मिल रही है। एंड हैविंग ए गुड क्वालिटी ऑफ लिविंग, और लोगों के पास कितने लोग हैं जिनके पास जीने का एक गुड क्वालिटी का जीवन जी पा रहे हैं, अच्छे स्तर का जीवन जी पा रहे हैं। तो ये चीजें शामिल तो है ना, यही तो शामिल है ह्यूमन डेवलपमेंट के जो एरिया है ना, उसमें ये चीजें शामिल है। एक तो ये चीज शामिल है और दूसरा ये चीज शामिल है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इंक्लूडिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों किस में शामिल है, एरियाज में शामिल है। कौन से एरियाज, ह्यूमन डेवलपमेंट के। समझ में आ गई बात। चलो भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने दे रखा है, कहां पर छोड़ा था, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज द जियोमेट्रिक मीन। ये गणितीय तरीका होता है, मीन मतलब माध्यम, जियोमेट्रिक गणितीय तरीका, मैथमेटिकल कोई सूत्र है, उस गणित का सूत्र होता है ना, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रणाली होती है, उसका कोई सूत्र होता है ना, उसी प्रकार HDI निकालने का भी एक जियोमेट्रिक मीन होता है, गणितीय तरीका होता है कोई ना कोई, ठीक है ना। ऑफ द नॉर्मलाइज्ड, फिर उस तरीके से क्या कर दिया जाता है, नॉर्मलाइजेशन करता है। जब आपके पेपर होते हैं, SSC वाले पेपर करवाते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन होता ही नहीं होता कि इस पारी का पेपर टफ था और इस पारी का पेपर इजी, मॉडरेट था, इसका इजी था, तो ज्यादा वालों के नंबर कम हो जाते हैं, कई बार कम नंबर वालों के ज्यादा नंबर हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, होता है ना। तो इस प्रकार नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। पहले जियोमेट्रिक तरीके से वो HDI निकाला जाता है, फिर उसका नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाता है फॉर ईच डायमेंशन, प्रत्येक डायमेंशन से। तो अब देखो इसमें शब्द क्या चीज है, कंटेंट है, इंडाइस है, ग्लिम्प्स है और फीचर्स है। आपको पता है जियोमेट्रिक शब्द है ना, जियोमेट्रिक शब्द, इसमें इंडाइस, इसके लिए ही इंडाइस शब्द का यूज हो सकता है और किसी के लिए यूज ही नहीं हो सकता। इंडाइस शब्द बना इंडेक्स से, इंडेक्स का अगर प्लूरल बनाएंगे तो दो बनाएंगे, एक तो बनेगा इंडेक्सेस, इसका मतलब तो होता है सूचियां, इसका मतलब तो होता है सूचियां, लिस्ट, लिस्ट्स, जिसको अपन चीजों की लिस्ट बना सकते हैं।
जब इसका बहुवचन बनाएंगे इंडाइसेज, जब आप इंडेक्स का बहुवचन बनाओगे इंडाइसेज, तो ये सिर्फ जियोमेट्री में ही यूज हो सकता है, बाकी इसका बहुवचन इंडेक्सेज होता है। तो जैसे जियोमेट्री नाम देखा मुझे पता लग गया कि इंडाइस वर्ड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एचडीआई में क्या होता है, एचडीआई में क्या होता है भाई, एचडीआई में क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन है, और जिसके द्वारा नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाता है किस चीज का, इंडाइसेस का, फॉर ईच डायमेंशन, प्रत्येक डायमेंशन के लिए। अब वो डायमेंशन कौन से हो सकते हैं, शिक्षा का सेक्टर हो सकता है, स्वास्थ्य का सेक्टर हो सकता है, इस प्रकार के सेक्टर। तो ये सारे डायमेंशन है उसके, एचडीआई के डायमेंशन है। एरिया, डायमेंशन का मतलब क्या है, यहां पर एरिया लिख दिया और यहां पर डायमेंशन लिख दिया, बात तो वही है, सेम ही बात है, ठीक है ना। अच्छा, इसने दे रखा है द हेल्थ कंपोनेंट इज, स्वास्थ्य का जो डायमेंशन कंपोनेंट है ना, यहाँ पर कंपोनेंट का मतलब ही डायमेंशन है और डायमेंशन का मतलब ही एरिया है। तो जो स्वास्थ्य का सेक्टर है, जिसको सेक्टर भी बोल सकते हैं, जो हेल्थ कंपोनेंट इज है बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी को किस लाइफ, जो हेल्थ कंपोनेंट है उसको क्या किया जाएगा भाई, लेविटेट किया जाएगा, मेजर किया जाएगा, स्केप किया जाएगा, ट्रिगर किया जाएगा। मेजरमेंट ही तो किया जा रहा है ना यहाँ पर चीजों का, पहले चीजों का मेजरमेंट कर रहे हैं, पहले सभी एरियाज का क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, फिर मेजरमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है, उसका एवरेज निकाला जा रहा है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेजर करना, मापना। जो स्वास्थ्य का एरिया है, जो हेल्थ वाला कंपोनेंट है, उसको मेजर किया जाएगा किसके द्वारा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, लोगों की जिंदगी की उम्र कितनी है, एक आदमी के जीने की उम्र कितनी है। कोई भी देश एचडीआई में कितना ऊंची रैंक की कब होगी उसकी, जितनी वहां के लोगों की उम्र ज्यादा है। एक देश में तो आदमी 60 साल की उम्र तक जीता है, एक में 90 की 80 की उम्र तक जीता है, तो 90 तक जीता, 80 तक जीता है, इसका मतलब वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी ज्यादा है और वहां के लोगों का जीवन स्तर अच्छा है, भारी बीमारी कम है वहां पे, बीमारियां कम है वहां पे, ठीक है ना। तो किसके द्वारा नापा जाता है हेल्थ कंपोनेंट को, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और मोर्टलिटी रेट, कि यहाँ पर एक माता जब बच्चे को जन्म देती है तो उनमें से मरने वाले बच्चों की संख्या कम है कि ज्यादा है, मरने वालों की ज्यादा संख्या है, तो नेचुरल सी बात है, वो विकसित देश नहीं है, वहाँ का जो एचडीआई है वो कम होगा, ठीक है ना। एट बर्थ, जन्म के टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, इसके आधार पर हेल्थ कंपोनेंट को नापा जाता है। इसको बोलते हैं मोर्टलिटी रेट, इसको जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना एट बर्थ, उसको बोलते हैं मोर्टलिटी रेट, मृत्यु दर। वाइल द एजुकेशन डायमेंशन, जबकि एजुकेशन वाला डायमेंशन का मतलब एरिया या कंपोनेंट, इज मेजर्ड, ये देखो यहाँ पर मेजर्ड दिखा हुआ गया, तो इसलिए यहाँ पर भी मेजर्ड आएगा। किसके द्वारा मेजर किया जाता है, बाय द एवरेज नंबर, औसत संख्या, ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, की एक बच्चे मतलब औसत एक बच्चा कितना स्कूल जा रहा है, ठीक है ना। फॉर इंडिविजुअल्स, लोगों के लिए एज 25 एंड अबव, 25 और 25 साल तक की या 25 साल की उम्र तक वाले, 60 साल वाले को इसमें शामिल नहीं करेंगे, 50 साल वाले को नहीं, 25, 28, 30 साल तक ये देखा जाएगा कि एवरेज नंबर कितना है सालों का ऑफ स्कूल में जाने का। जैसे इंडिया में 11.7 या ऐसे ईयर्स कुछ है, 11.7 ईयर ऐसे कुछ है, लेकिन अब वो घट गया था पिछले सालों में। ए ऑन एवरेज क्या माना गया था कि इतने साल तो कम से कम एक बंदे को स्कूल जाना ही चाहिए, मतलब जाना ये टारगेट रखा गया था, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं टोटल जनसंख्या गिन लेते हैं कितनी, 6 से 25, 28 साल तक वाले लोगों की उम्र गिन लेते हैं, फिर साल गिन लेते हैं कि लोग कितने साल गए, फिर उन सालों में क्या करते हैं, लोगों की संख्या का भाग लगा देते हैं, तो वो औसत नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जिस देश में जितनी ये औसत बढ़िया होती है वो देश उतना ही विकसित है। एक देश के बच्चे तो 15, 17, 18 साल की औसत पड़ती है स्कूल जाने की, और एक 6 साल की पड़ती है, तो मतलब ऑन एवरेज 8वीं 7वीं पास वाले ज्यादा मिलेंगे वहां पर, हाई एजुकेशन वाले कम मिलेंगे वहां पर, ठीक है ना। तो एजुकेशन वाला जो डायमेंशन है उसको कैसे नापा जाता है, मेजर किया जाता है बाय द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स, सालों की औसत संख्या निकाल करके, ऑफ स्कूल जाने वाले इंडिविजुअल्स, लोग कौन से, एज 25, जो 25 के या उससे ऊपर की उम्र के हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसने क्या दे रखा है, एज वेल एज, इसके अलावा, एज वेल एज का मतलब है इसके अलावा द नंबर ऑफ ईयर्स, कौन से नंबर भाई, कंपनी जो साथ में चलते हैं, हिप्नोटाइज मतलब जिसको सम्मोहित कर दिया गया है, नेग्लेक्ट उपेक्षा की गई है, और प्रेडिक्ट मतलब अनुमानित, प्रेडिक्ट का मतलब भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करने का मतलब क्या होता है, एंटीसिपेट करना, अनुमान लगाना, एंटीसिपेटेड उसको अनुमानित बोलते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है ना, स्कूल जाने के साल, फॉर स्कूल एज चिल्ड्रन, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए। तो दो हो गए साल, कौन से, एक तो है
एवरेज कितने साल स्कूल जाते हो, एक तो एक्सपेक्टेंसी है, आप उम्मीद करते हो वो, और दूसरा कौन सा, एक तो प्रिडिक्टेड जिसके बारे में हमने अनुमान लगा रखा है, अनुमानित, और दूसरा जा कितने बच्चे रहे, औसत क्या है, तो वो हो जाएगी फिर प्रिडिक्टेड, अनुमानित, अनुमानित हो जाएगा। मान लिया अनुमानित तो है कि हमारे देश में बच्चे हैं वो अनुमानित 12 साल तक स्कूल, हर बच्चे की 12 साल की औसत पड़ रही है। मान लिया कोई 8 साल गया और कोई 16 गया, तो 8 और 16 जोड़ेंगे 24 में 2 का भाग लगाएंगे तो औसत कितनी हो गई, 12। इसको बोलते हैं प्रिडिक्टेड नंबर। ये कौन सा नंबर होता है, प्रिडिक्टेड नंबर होता है। अच्छा, हमने प्रिडिक्ट तो 12 कर रखा है और जा औसत कितनी पड़ रही है, 9.5 की, तो इसका मतलब हम HDI में पिछड़ रहे हैं, हम ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है ना उसमें एजुकेशन डायमेंशन में हम क्या कर रहे हैं, पिछड़ रहे हैं। और हमने एक्सपेक्ट तो 12 कर रखा है, प्रिडिक्ट तो 12 कर रखा है, और औसत हमारी पड़ रही है 13 की, तो हम HDI में आगे बढ़ रहे हैं फिर, ठीक है ना। तो बेटा इसमें हमारा हो जाएगा प्रिडिक्टेड। चलो ये था हमारा आज का सॉल्यूशन बेटा, अगले वाले सॉल्यूशन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।